चलिए जी, चलिए बेटा बात कर दीजिए बंद। और आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है जी बेटे, बोर्ड एग्जाम का जो पुराना पैटर्न था, जो पहले होता आ रहा था एमसीक्यू के अलावा, उससे पहले जब भी ये चैप्टर आया, यहाँ से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन। छोटे क्वेश्चन की बात एक अलग है कि छोटा क्वेश्चन आता है या नहीं आता, लेकिन 4 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, अब आराम से मेरी बात सुनना। हमने अभी अभी रिसेंटली चैप्टर कंप्लीट करा जिसका नाम था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट में से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आता है और आपको उसके अंदर सारे काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले आप गेनिंग रेशियो निकालते हो, गुडविल का ट्रीटमेंट करते हो, रिवैल्यूएशन बना रहे हो, रिजर्व बांट रहे हो, ठीक, आपस में सेटलमेंट कर रहे हो और कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हो। ठीक, आने को डेथ का क्वेश्चन भी वैसे ही आ सकता है, लेकिन आता नहीं है कभी भी। ऑल्दो बोर्ड से पहले हम इसका लॉन्ग भी करेंगे एक बार, कि अगर इसका एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे हम। फिलहाल क्या बात है कि एक पार्टनर की डेथ हो गई, पार्टनर की हो गई, तो लगभग सारे के सारे ट्रीटमेंट वैसे ही होते हैं जैसे कि रिटायरमेंट में होते हैं। जो जो काम जैसे ऐसे होता है, सब काम वैसे ही होंगे। ठीक है, जरा लिखना शुरू करिए मेरे साथ। डेथ ऑफ अ पार्टनर इज सिमिलर टू retirement of a partner in the accounting sense, though the event of death of a partner is completely uncertain। ठीक, डेथ का जो इवेंट है बेटे पूरी तरीके से कैसा है, अनसर्टेन। सही है। एज इन रिटायरमेंट, एज इन रिटायरमेंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, revaluation account will be same, will be same। The partner who dies will be called as deceased partner। ठीक, क्या बोलते हैं उसको, डिसीज्ड पार्टनर। बेटे डिसीज का हिंदी मीनिंग है, आपने कभी सुना होगा मृत। मृत समझते हैं, मर गया। तो डिसीज पार्टनर बोलते हैं जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है। करेक्ट। अब हमारे इस चैप्टर में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं, वो ऐसा नहीं है कि पार्टनर की डेथ हो गई तो हमें बाकी सबका ट्रीटमेंट भी करना है। आगे लिखिएगा, इन दिस चैप्टर most of the question focus on preparation of only deceased partners capital account। अधिकतर क्वेश्चन किस बात पर फोकस करते हैं,
कि केवल क्या बनाना है आपको, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर और लीगल हायर। बेटे एग्जीक्यूटर या लीगल हायर का मतलब है जो उसकी डेथ के बाद उसका वारिस होगा। सही है। हिंदी में इसको, हिंदी वर्ड है इसका उत्तराधिकारी, यानी कि उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी जिसको भी मिलनी है, लीगल हायर। बेटे मुझे बता दे, आ जाएगी बात समझ में, बता जल्दी बोल क्या समझना है। प्रेजेंटेड पढ़ देता हूं, द पार्टनर हु डाइज विल बी कॉल्ड एज डिसीज्ड पार्टनर, और इस चैप्टर में जो अधिकतर क्वेश्चन है वो किस पर फोकस करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ओनली डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर मर गया केवल उसी का अकाउंट बनाने पर फोकस करते हैं। सही है कि जी केवल उसी का अकाउंट बना दो जिसकी डेथ हो गई। क्लियर होती है बात। फटाफट इसको यहां तक कॉपी कीजिए। डन, रब कर दूं। चलें जी, डन, डन है, हटा दूं। आप बेटे जरा सुनिएगा बात ध्यान से। तो इसका मतलब पहले ही मैंने आपको बता दिया 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, और 4 नंबर के क्वेश्चन में आपसे केवल क्या पूछेगा, जिस पार्टनर की डेथ हो गई कहेगा केवल उसका अकाउंट बनाकर आप उसको दिखा दो। बेटे जरा सुनना, फॉर्मेट बनाइएगा, ऊपर हेडिंग डालिए डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट बेटे थ्योरी में कुछ रह रही है लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, वो केवल समझाने की बात है। आपको इतनी बात समझ में आ गई, जब एक पार्टनर की डेथ होती है तो हमें फोकस किस बात पे करना है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसी पार्टनर का अकाउंट बनाना है। और ये अकाउंट हम बना क्यों रहे हैं, भाई उसकी तो डेथ हो चुकी, वो अकाउंट हमें किसे प्रेजेंट करना है, उसके लीगल एग्जीक्यूटर्स को, उसके वारिस को, कि भाई ये देखो तुम्हारे फैमिली मेंबर की डेथ हो गई थी और तुम्हारे फैमिली मेंबर को फर्म से ये सब मिल रहा है और ये सब उनके अकाउंट से कटेगा। समझ में आती है बात। और देखो भैया फिलॉसफी अब भी वही सेम है, पार्टनर को जो भी मिलता है उसके क्रेडिट साइड में, और पार्टनर को जो भी मिलता है जो भी कटता है उसके अकाउंट से वो डेबिट साइड में। अब मेरे को एक बात बताओ, जब एक पार्टनर की डेथ हो जाएगी सबसे पहली चीज जो आप उसे देंगे वो क्या होगी, उसकी कैपिटल। सबसे पहले आप उसे क्या देंगे, उसकी कैपिटल देंगे। तो यानी कि आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय बैलेंस बीडी, जो भी उसकी कैपिटल होगी सबसे पहले आप उसे उसकी कैपिटल देंगे। समझ में आ रही है बात। ठीक, अब बेटा मेरी एक बात सुनिए, रिटायरमेंट में ऐसे पॉइंट नहीं आए थे जो मैं अब लिख रहा हूं, क्योंकि आप एक बात समझो, जो रिटायरमेंट है
मोस्ट ऑफ द केसेस में ईयर के एंड पे होती है, तो उससे पहले पार्टनर को जो मिलना होता है मिल चुका होता है। अब एक बात समझना, एक पार्टनर, एक हमारा जो ईयर है वो 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ और मार्च 31 2020 को एंड हो गया। एक पार्टनर की डेथ हो गई, फॉर एग्जांपल जून 30 2021 को, इसका मतलब उसने अप्रैल मई जून 3 महीने तक आपके बिजनेस में काम करा। 3 महीने तक उसने काम करा। जितना भी टाइम वो काम करता है डेथ होने से पहले, हम उसे नाम देते हैं वर्किंग पीरियड। क्या नाम देते हैं? वर्किंग पीरियड। अगर आप इसको पूरी बात पढ़ना चाहें तो इसका मतलब यही है, वर्किंग पीरियड बिफोर द डेथ ऑफ द पार्टनर इन द करंट ईयर। करंट ईयर में मरने से पहले उसने जितने महीने काम कर लिया उसको आप बोलते हो वर्किंग पीरियड। सही। तो शॉर्ट में मैंने लिख दिया वर्किंग पीरियड। तो आप समझ जाना कि डेथ होने से पहले उसने उस ईयर में जितने महीने काम कर लिया होगा उसको हम नाम दे रहे हैं वर्किंग पीरियड का। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? चले आगे। अब बेटे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हो कि हर एक पार्टनर को 6% का इंटरेस्ट देना है, क्या देना है? 3 महीने काम करने के बाद उसकी डेथ हो गई, ये बताओ उसे जो है 6% के रेट से 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे या नहीं दोगे? बिल्कुल दोगे। बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात, सैलरी की बात रिटायरमेंट में तो नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वहां पर क्वेश्चन कैसे थे? ईयर के एंड पे। ईयर के एंड पर अगर उसे कुछ मिलना था मिल चुका होगा, कटना था कट चुका होगा। करेक्ट। तो अब सपोज करो कि एक पार्टनर जब उसकी डेथ हो जाती है उसे फर्म से क्या क्या मिल सकता है। सबसे पहली बात, अगर क्वेश्चन ने कहा हो तो, जबरदस्ती नहीं, बाई चांस अगर उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है तो ये बताओ उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा? उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। उसे कोई सैलरी मिल सकती है, बोलो हाँ या ना। उसे कोई सैलरी मिल सकती है, उसे कोई कमीशन मिल सकती है, ठीक। उसे गुडविल का शेयर मिल सकता है। मिल सकता क्या है? पक्का मिलेगा। गुडविल में से उसे उसका शेयर मिलेगा, उसे रिजर्व्स का शेयर मिलेगा, उसे रिजर्व्स में से भी उसका शेयर मिलेगा, बोलो हाँ या ना। उसे रिवैल्यूएशन का, उसे रिवैल्यूएशन का जो गेन होगा उस गेन में से भी उसे उसका शेयर मिलेगा, बोलो हाँ या ना। पहले जितनी बात पूछ रहा हूं उस पे हाँ या ना करो। अभी ये नहीं कह दिया मैंने कि अकाउंट खत्म हो गया। सही। पहले बताओ ये सब तो मिलेगा ना उसको, कोई डाउट यहां तक? अच्छा। अब अगर हम बात करें उसके अकाउंट से पैसे कटने की, उसके अकाउंट से पैसे कटने हैं, तो भाई जब उसे कैपिटल का बैलेंस मिल सकता है, मान लो क्वेश्चन आपसे कह दे कि इन 3 महीनों में उसने 20,000 रुपए ड्रॉइंग भी करी थी। क्या करी थी? तो भाई ड्रॉइंग्स भी कहां पर आएगा? ड्रॉइंग्स आएगा डेबिट में। अगर सपोज करो उसने ड्राइंग करी है और ड्राइंग के ऊपर आईओडीओ, वो भी कहां पर आएगी? डेबिट में। अगर ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करनी हो, क्या करनी हो? ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करनी हो, या सपोज करो रिवैल्यूएशन का लॉस हो, वो भी कहां पर आएगा? डेबिट में। तो रिवैल्यूएशन का जो लॉस है उसका शेयर भी कहां पर आएगा? डेबिट में। अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है उसका शेयर भी कहां आएगा? डेबिट में। यानी कि इतनी बातें याद करने की कहां जरूरत है? भैया बात तो सीधी है, जब एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो जो जो उसे मिलना चाहिए कॉन्सेप्चुअली सब क्रेडिट में, और जो जो उसके अकाउंट से कटना चाहिए
सब कुछ डेबिट में। क्लियर? आती है यहां तक की बात समझ में? अच्छा, एक और बात बताना मेरे को सोच समझ के बिल्कुल। अब एक बात बताओ, यहां तक की बात तो हमें सारी समझ में आ गई, ये तो सीधी सीधी बातें दी होंगी। ये तो बेटे ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन के अंदर ये सब दे दिया होगा उसने। किसी क्वेश्चन में इनमें से 4 पॉइंट आ रहे होंगे, किसी में 5 पॉइंट आ रहे होंगे, बस इतना ही बड़ा होगा क्वेश्चन। अब जो मेन बात है, जो मेन बात हमें समझनी है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब जरा सामने देखो, एक पार्टनर की डेथ हो गई, 3 महीने काम करा, 3 महीने बाद उसकी डेथ हो गई। भाई ये सब तो मैं कैलकुलेट कर सकता था, उसकी कैपिटल मुझे पता थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 3 महीने की सैलरी दे दी, कमीशन दे दी, गुडविल का शेयर दे दिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे दिया, रिजर्व, ये तो पता था मुझे सब। बस मुझे उसका हिस्सा देना था, उसे दे दिया मैंने उसको। अब एक बात जो आती है वो ये है कि भाई 3 महीने काम करा एक पार्टनर ने, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो ये बताओ, इन 3 महीनों में बिजनेस को कुछ प्रॉफिट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? इस 3 महीने में भी बिजनेस को कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। ऐसा भी हो सकता है लॉस हुआ, कुछ तो हुआ होगा, हाँ या ना? तो बेटे उसकी डेथ के बाद जो उसके लीगल हायर्स होंगे या जो सही अकाउंटिंग है, वो तो यही कहती है भाई साहब एक बात बताओ, 3 महीने काम करा, 3 महीने बाद उसकी डेथ हो गई, तो 3 महीने में बिजनेस ने कुछ तो प्रॉफिट कमाया होगा। तो उस प्रॉफिट में से भी डिसीज्ड पार्टनर का शेयर, उस प्रॉफिट में से भी जो पार्टनर की डेथ हो गई उसे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। भाई चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो इन 3 महीनों में 30,000 रुपए कमाए। कितने कमाए? 30,000 रुपए। और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5/10। कितना है? 30,000 कमाए, 5/10, तो भाई इसका मतलब 15,000 रुपए पर उसका अधिकार है, 15,000 रुपए उसे मिलने चाहिए। करेक्ट? तो हम उसकी क्रेडिट साइड में डाल देंगे 15,000 कि भाई तुझे 15,000 मिलने चाहिए। पहले बताओ यहां तक की बात समझ में आती है? पहले तो कॉन्सेप्ट समझो, प्रॉब्लम्स तो मैं भी समझाऊंगा। अब एक और छोटी सी बात, बेटे उसे जो वर्किंग पीरियड के प्रॉफिट में से शेयर मिलता है, दोबारा सुनो मेरी बात, वर्किंग पीरियड के प्रॉफिट में से शेयर जो मिलता है उसका एक अलग से हम नाम देते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या बोलते हैं? यानी कि जो वर्किंग पीरियड का प्रॉफिट होता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। यानी कि ये जो है इसे हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक? तो इसका मतलब उसे पी एंड एल सस्पेंस, इसका मतलब है वर्किंग पीरियड प्रॉफिट शेयर, ये भी उसे मिलना चाहिए। अब एक बच्चा कहेगा भैया उसके अकाउंट में कट नहीं सकता। भाई कट सकता है, अगर सपोज करो इस वर्किंग पीरियड में उसे क्या हो जाए, लॉस। तो वो तो अंडरस्टूड है कि अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो क्रेडिट में और लॉस हुआ होगा तो डेबिट में। अब आराम से, जल्दीबाजी कुछ नहीं, आपको कोई जल्दी नहीं मचानी, बस सामने देखते रहो। बेटे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है मेन जो हमें समझना है। ठीक है जी? अब जब आप इसे बंद कर दोगे, इस अकाउंट को बंद कर दोगे, सही है, अगर इधर आंसर निकल कर आए, मोस्टली 99.99% इधर आंसर आता है, उसे हम लिख देते हैं डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। कहने का मतलब है अगर मान लो एक्स की डेथ हो गई, क्या हो गई? एक्स की डेथ हो गई, तो हम यहां लिख देंगे टू एक्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, कि ये पैसा हम किसे पे करेंगे? एक्स के एग्जीक्यूटर को, एक्स के लीगल हायर को, उसके वारिस को। कभी भी आप इसे बंद करके यहां पर बैलेंस सीडी नहीं लिख सकते,
क्योंकि बेटे बैलेंस तो उसका लिखते हो ना जो बचा होता है, जो तुम्हारा पार्टनर होता है वो तो तुम्हारा पार्टनर ही नहीं है, करेक्ट। और ना तो तुम उसे पैसे दे सकते, क्यों, वो तो मर चुका, तुम उसे पैसे भी कहां से दोगे। तो यहाँ पर आपको कभी भी कुछ नहीं लिखना, हमेशा क्या लिखना है, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। एक्स है तो एक्स एग्जीक्यूटर, ए है तो एज एग्जीक्यूटर, करेक्ट। पहले बताओ यहां तक की बात समझ में आई। इसे कॉपी कर लीजिए, जो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है सब कुछ लिख लो अपने पास, तभी फायदा रहेगा समझने का कुछ। करो फटाफट करो। सही है जी, यहां तक की बात डन हो गई। अब बेटे आज जो हमें बात करनी है आगे की, वो हम इसी पॉइंट पे करेंगे बात। आज हमें एक बात समझ में आएगी, ऐसा अकाउंट बनेगा, उसे जो जो देना है सब क्रेडिट, जो जो उसके अकाउंट से काटना है सब डेबिट। और जिस पार्टनर की डेथ होती है उसे हम क्या देते हैं, वर्किंग पीरियड प्रॉफिट। बस आज हमें यही सीखना है कि वर्किंग पीरियड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं जी। वो इसमें नहीं आएगा, जब हम एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे ना तो वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में आएगा। पहले इस अकाउंट को उठाकर एग्जीक्यूटर में डाल देंगे। अगर हमारे पार्टनर ने हमसे लोन ले रखा है तो एग्जीक्यूटर अकाउंट के डेबिट में डाल देंगे, यानी कि उसे पे करते हुए काट लेंगे। सपोज करो इसका बैलेंस आया 4 लाख रुपए, पहले तो 4 लाख रुपए उठाकर एग्जीक्यूटर में डाल दिए। हमने पार्टनर को 1 लाख रुपए का लोन दे रखा था, तो वो लोन उसकी डेबिट साइड में डाल दिया, तो 4 में से 1 काट लिया, 3 लाख दे दिए। लोन अकाउंट यहाँ नहीं आता पार्टनर का, वो सीधा कहाँ जाता है, एग्जीक्यूटर अकाउंट में। एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना भी है हमारे सिलेबस में, ठीक है। जब आप ये बना लोगे इसके बाद बताऊंगा कि एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनता है, वो तो कुछ भी नहीं है, आसान सी बात है। डन, यहां तक की बात समझ में आ गई। चलो जी, अब हेडिंग डाल लीजिए अपने पास, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग पीरियड प्रॉफिट। हेडिंग डाल लीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग पीरियड प्रॉफिट। बेटे मेरी बात सुनना, ये जो मैंने सामने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग पीरियड प्रॉफिट, ये लैंग्वेज किसी भी बुक में यूज नहीं होती, ये तो आपके मेरे समझने के लिए है बस, ठीक है। यानी कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कैसे कैलकुलेट करें वो देखना चाह रहे हैं। सही है जी, आती है बात समझ में। अब बेटे मेरी बात सुनना, उसने 3 महीने काम करा और 3 महीने काम करने के बाद उसकी डेथ हो गई। कोई बंदा ये कह सकता है कि भाई साहब एक काम करो, असली में प्रॉफिट निकाल लो। क्या निकाल लो, असली प्रॉफिट। चलो अब सुनते रहना पहले मेरी बात। मुझे आप में से एक बच्चे ने कहा भैया आसान सी बात तो है, मैंने कहा कैसे, कह रहा 3 महीने बाद उसकी डेथ हो गई, 3 महीने बाद ही अपनी सारी बुक्स क्लोज कर दो। क्या कर दो, बुक्स क्लोज कर दो। बुक्स क्लोज करके ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो, और क्या निकाल लो, प्रॉफिट। यानी कि वो बच्चा ये कहना चाह रहा है कि 3 महीने का पी एंड एल अकाउंट बना लो, और 3 महीने का पी एंड एल अकाउंट बनाकर जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है उस प्रॉफिट और लॉस को निकाल लो और पार्टनर को उसका हिस्सा दे दो। सही है, यहां तक की बात आई समझ में कि ऐसा कर लो।
अब बेटा हमारी बात सुनना, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी बिजनेस का असली प्रॉफिट तब तक नहीं निकल सकता जब तक कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ना हो। क्या ना हो? आप सोच कर देखो, आप सब बच्चे वही हो जिन्हें 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता था। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आता था ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल, क्लोजिंग स्टॉक आता था। अब मेरे को एक बात बताओ, बिना क्लोजिंग स्टॉक के क्या तुम्हारा जीपी आ जाएगा? अगर जीपी नहीं आएगा तो एनपी आ जाएगा। और बेटे क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ईयर के एंड पे ही वैल्यूड होता है, इसलिए हम यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते। पहली बात तो ये सही है। कोई दिमागदार एग्जामिनर जब आपका प्रैक्टिकल होगा, जब आपका वाइवा होगा, आपसे पूछ सकता है कि भाई ये बताओ डेथ के केस में हम एक्चुअल प्रॉफिट क्यों नहीं कैलकुलेट कर लेते। सही है, तो अब जरा सुनना, दिस प्रॉफिट लिखो, दिस प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन एस्टिमेशन। किस पर कैलकुलेट होगा? एस्टिमेशन पे। बिकॉज एक्चुअल प्रॉफिट कैन नॉट बी calculated without closing stock, and the closing stock will be available at year end। पहली बात तो मैंने ये लिखी कि 3 महीने का असली प्रॉफिट क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि 3 महीने का असली प्रॉफिट इससे नहीं निकल सकता क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा अवेलेबल होता है ईयर के एंड पे। तो बेटा इसलिए हमें ये प्रॉफिट कैसे निकालना पड़ेगा? एस्टिमेशन बेसिस पर, करेक्ट, अंदाजा लगाना पड़ेगा। यानी कि 3 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई, उसके एग्जीक्यूटर कह रहे हैं भाई साहब हमें 3 महीने का प्रॉफिट दे दो, तो हम कह रहे हैं भाई साहब देखो असली प्रॉफिट तो निकल नहीं सकता, हम आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लगा के और अंदाजे के बेस पर आपको क्या दे देते हैं? 3 महीने का प्रॉफिट का शेयर दे देते हैं। पहले बताएं यहाँ तक की बात समझ में आई? अब बेटे सुनना, एस्टिमेटेड जो प्रॉफिट होता है, एस्टिमेटेड जो प्रॉफिट होता है उसे निकालने के 3 तरीके हैं हमारे यहाँ पर। एस्टिमेटेड प्रॉफिट के 3 तरीके हमारे यहाँ पर, लिखिए जी। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पर। ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। ये मेरी बुक रखी है क्या? देखो। अब बेटे बुक खोलो सब।
हाँ जी, कॉपी कर ली। पेज नंबर 7.31 क्वेश्चन नंबर 16। सेवन पॉइंट थ्री वन, पेज नंबर 7.31 क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है जी, आराम से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बहुत ही आसान सी बात है। अभी जर्नल एंट्री बनाएंगे इसकी, पेपर में जर्नल एंट्री भी काफी पूछी गई है इसकी। पढ़ो बेटे जरा क्वेश्चन। राधा, टीना एंड रीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। पहली बात, तीन पार्टनर है, राधा, क्या नाम है, राधा, टीना और रीटा। राधा, टीना और रीटा। बेटे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। रीटा डाइड ऑन 31 जुलाई। 31 जुलाई। और बेटे ईयर एंड क्या दे रखा है, 31 जुलाई 2021। अबे डेथ 2021 में ही है, ठीक है। 31 जुलाई को उसकी डेथ हो जाती है। राधा और टीना डिसाइड करते हैं टू कंटिन्यू द बिजनेस। आराम से सुनिएगा आप। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ was to be determined on the basis of last year's profit। अब सुनो बात, कुछ बच्चे उल्टी पुल्टी हरकतें करेंगे, बात को समझना थोड़ा सा। बेटा ये आपका ईयर है, 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ और मार्च 31 2022 को खत्म हो गया। अच्छा ठीक, 22 22 से शुरू हुआ और 23 को खत्म हो गया। सही है बेटे। अब यहां पर आकर, यहां पर आ रही होगी डेट 31 जुलाई 2022। मेरे बेटे ध्यान से सुनना, जो भी डेट दे रखी है, ईयर तो 1 अप्रैल से शुरू हुआ होगा, तो ईयर 1 अप्रैल से शुरू हुआ और 31 तारीख को उसकी डेथ हो गई। तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक का पीरियड, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने काम करा उसने और 4 महीने बाद उसकी डेथ हो गई। तो यानी कि उसके एग्जीक्यूटर ये चाहते होंगे कि भाई 4 महीने के प्रॉफिट में से हमें हिस्सा मिले, एक्चुअल प्रॉफिट हम उसे दे नहीं सकते। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हमने डिसाइड करा कि हम उसे पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पर देंगे, पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पर। बेटे ये बताओ पिछले साल का प्रॉफिट कितना है। अब सुनो, पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पर देंगे। ये बताओ पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, 4,50,000। बेटे पिछले साल में कितने महीने थे, ऑब्वियस सी बात है 12 ही होते हैं, डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय। अगर हम ये मानकर चले पिछले साल 12 महीनों में 4.5 लाख रुपए कमाए थे, तो अब की बार 4 महीने तो काम करा है, तो 4 महीनों में हम कितने पैसे कमा लेते, 4 महीने में हम कितने पैसे कमा लेते। 12 महीने में इतने, तो 4 महीने में कितने। ठीक, अब ये बताओ अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये 4 महीने का प्रॉफिट निकल कर आएगा, बोलो हाँ या ना। क्या मैं सारा 4 महीने का प्रॉफिट उठाकर उसको दे दूं, उसे क्या दूंगा, उसका शेयर। तो मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर 1/3। इसे सॉल्व करिए, कितना आया, 50,000, 1.5 लाख आ रहा है, मतलब पूरा पूरा सॉल्व करके 50,000 आ रहा है। पूरा पूरी इक्वेशन सॉल्व करके 50,000 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब उसे कितने पैसे मिलेंगे, 50,000 रुपए। अब बेटे एक बात बताओ, अगर मैं इसे बेमतलब के फॉर्मेट्स में लिखवा दूं तुम्हें
क्या लिखवाऊं इसका? बेटे आओ इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, आओ बेटे फॉर्मूला पढ़ाता हूँ। फॉर्मूला पढ़ना बेटे सबसे जरूरी होता है रट्टुओं के लिए, ठीक है बेटे। जिंदगी जिंदगी बस रटने में ही चल रही है। हाँ अब बेटे ये एक मेथड हो गया। यहां पर हम जो उसका शेयर निकाल रहे हैं, किस बेस पर निकाल रहे हैं? प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। यहां पर हम उसका शेयर पिछले साल के प्रॉफिट पे निकाल लें। तो इसका फॉर्मूला देखो बेटे, फॉर्मूला क्या है? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन 12 इंटू वर्किंग पीरियड इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सही है बेटे? हम रट लेंगे फालतू के काम, अपने आप को समझाना नहीं है बस। भाई पिछले साल 4.5 लाख का फायदा हुआ था 12 महीनों में, तो अगर हम यही मानकर चलेंगे इस साल भी हम उतना ही फायदा होगा, तो 12 महीने में 4.5 लाख का फायदा, तो 4 महीने में कितने का? और 4 महीने का जो प्रॉफिट है सारा तो उसे दे नहीं देंगे, उसे देंगे उसका प्रॉफिट शेयर। तो कितना निकल कर आता है? 50,000 रुपए। अगर बेटे पेपर में इसकी जर्नल एंट्री पूछ ले, क्या पूछ ले इसकी? जर्नल एंट्री। अब की बार के बोर्ड पेपर में आया था क्वेश्चन। जर्नल एंट्री अगर पूछ ले तो जर्नल एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, किसकी डेथ हुई है? रीटा की। रीटाज कैपिटल अकाउंट बीइंग वर्किंग पीरियड प्रॉफिट क्रेडिटेड। 50,000। सही है जी? ठीक है, जर्नल एंट्री जरूर याद रखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। हाँ जी, हाँ सर वो दिन गिनने पड़ते हैं। अगर बीच की कोई ऐसी डेट आ जाए जिसमें दिन गिनने पड़ जाए, तो फिर आप दिन गिनेंगे, दिन गिनेंगे, डिवाइड से करेंगे 365 से, मल्टीप्लाई बाय उतने दिन। वैसा दिनों वाला क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं। पहले अच्छा मेरी एक बात सुनो, पहले महीनों का समझ में आ गया? पहले इसे समझ, किंतु परंतु अंतु संतु बाद में करेंगे, पहले यहां तक की बात करो। फालतू बात नहीं, टाइम निकल जाएगा सारा उसमें, जो आना नहीं पेपर में उसमें सिर क्यों मारे? अभी छोड़ो, इतनी बात समझ में आई? बेटा इतनी बात समझ में आ गई? आज ही आज भाई, बस अभी करेंगे, अभी आगे की बात भी करेंगे। तो बेटे देखो क्वेश्चन ने आपको खुद बताया होगा कि पिछले साल के बेस पर देना है तो पिछले साल के बेस पर निकाल लो। ठीक, ये आपका एक तरीके से पहले मेथड का क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको, प्रीवियस ईयर के बेस पर। उसके बाद आइएगा क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये हो गया? हाँ जी। अभी जो जो पैसे देने हैं हम सब रीटा के अकाउंट में डालते जाएंगे। सही है? सारा पैसा बाद में जोड़ के किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? रीटा के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। रीटा के एग्जीक्यूटर को ऐसे नहीं देंगे, ले भाई 50 रुपए इसके, ले भाई 100 रुपए इसके, ले भाई 200 रुपए इसके, नहीं। पहले हम रीटा का अकाउंट बना रहे हैं, सब कुछ उसमें डालते जा रहे हैं, उसका जो बैलेंस आ रहा है सारा का सारा उठा के उसे एक ही बार में दे रहे हैं। समझे बात? एक एक चीज इंडिविजुअली ट्रांसफर नहीं की जाती। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, हटा दो बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए बेटा। यहां पर मेथड लग रहा है
एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। सही है भाई। चलें 14 क्वेश्चन पे आए। पढ़िए बेटा क्वेश्चन। राम, मनु एंड हरी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। हरी डाइड ऑन 30 जून 2022। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम देखें 30 जून को उस पार्टनर की डेथ हुई है तो कितने महीने काम करा उसने? 3 महीने। इसमें जल्दी नहीं मचाना प्लीज, आराम से बेटे। भगवान ने ये सब इसीलिए दिया है कि आप सही से काउंट कर पाए। अप्रैल, मई, जून, सीधा सीधा हवा में निकालने की कोशिश मत करना वरना गलती जरूर होगी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, हाँ अरोड़ा साहब ये बताओ, अगर उसकी डेथ 1 जुलाई को ही होती तो कितने महीने होते? तो भी 3 ही होते। सही है। अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक काम करा, 1 जुलाई को डेथ हो गई। अब कोई बच्चा अच्छा जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 गिन के बैठ गया, तो जल्दी बिल्कुल नहीं मचानी, आराम से। तो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर उसका जो वर्किंग पीरियड है कितना दिया हुआ है? उसका वर्किंग पीरियड है 3 महीने। सही है। अच्छा आगे चलते हैं बेटा, देखो क्या कह रहा है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर, यानी कि पिछला साल खत्म हो गया, अगला शुरू हो गया, टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट होगा? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज 3 कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर्स ऑफ द प्रॉफिट बिफोर डेथ। कह रहा है डेथ से पहले। अच्छा इससे पहले वाले में क्या था? सुनो बात, डेथ हुआ, डेथ से पिछले वाला ही प्रॉफिट ले लिया, उसी के बेस पर दे दिया। इसमें कह रहा नहीं भाई साहब, डेथ से पहले वाले 3 साल, उन 3 सालों का प्रॉफिट, उसका क्या निकाल लो? एवरेज। क्या निकाल लो? उसका एवरेज निकाल लो। सही है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 21, 22, 110, 120, 130 है। तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हम उसे दे देंगे। और बेटे एवरेज प्रॉफिट आता है हमें निकालना, तो चलो यार पहले निकालो एवरेज प्रॉफिट। बेटे कितना कितना दे रखा है प्रॉफिट बताना जरा। 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000 डिवाइडेड बाय 3। कितना आ रहा है? 1,20,000। अब बेटा एक बात बताओ, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, बेटे ये बताओ, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। आप एक बात समझना, ये जो एवरेज प्रॉफिट है इसका मतलब क्या है? पिछले 3 साल में इतना हुआ, इतना हुआ, उतना हुआ, यानी कि मुझे ऑन एन एवरेज एक साल में 1,20,000 का फायदा होता है। बेटा एवरेज का मतलब यही तो होता है। अगर 3 साल का एवरेज निकाल रहा हूं मैं 120, इसका मतलब मुझे हर साल ऑन एन एवरेज 20,000 का फायदा होता है, 1,20,000। तो ये बताओ, ये 1,20,000 ऑन एन एवरेज एक साल का प्रॉफिट है, यानी कि 12 महीने का प्रॉफिट है। 12 महीने में मैं लगभग 1,20,000 रुपए कमाता हूँ। तो ये बताओ 3 महीने में मैं कितने कमा लूंगा? मल्टीप्लाई बाय उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसका पीएसआर कितना है? नहीं है, तो कितना ले लेंगे? 1/3। सॉल्व कर लीजिए, कितना आया? सही है जी। कितना आ गया? 10,000 रुपए। एंट्री बेटे वही बनेगी, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। मैंने आपको थ्योरी में कितने मेथड लिखवाए? 3। पहला हो गया पिछले साल के बेस पर, दूसरा हो गया पिछले साल के एवरेज के बेस पर, और तीसरा भी लिखवाने जा रहा हूं टर्नओवर बेसिस पर, टर्नओवर या सेल बेसिस पर।
क्वेश्चन नंबर 11 डन हो गया बेटा ये। हाँ जी खन्ना साहब क्लियर है यहाँ तक। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 11। बस बेटे शांत। टर्नओवर बेसिस पर तो पहला मेथड तो हो गया पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पर, दूसरा मेथड हो गया पिछले साल के एवरेज के बेस पर, और तीसरा मेथड हो गया सेल के बेस पर। अब बेटे इसे सेल के बेस पर भी कह सकते हैं और रेट ऑफ रिटर्न के बेस पे भी कह सकते हैं। अनिल सुनील और हरी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। सुनील की डेथ हो गई 31 दिसंबर को। 31 वर्किंग पीरियड बताना। 1 अप्रैल से दिसंबर 31। सही है बेटे। अब मेरी एक बात सुनना, वैसे तो बहुत आसान चीज है ये, आपको आराम समझ में आती है, पर मैंने पेपर में बच्चों को करते हुए क्या देखा है, दिसंबर 31 दिया, बच्चों को आदत होती है कि जो डेट गिवन होती है वहां से लेके 31 मार्च तक के महीने गिन देते हैं बार बार। समझ में आ गई बात मेरी। बच्चे क्या करते हैं, दिसंबर डेट दे दी, दिसंबर से मार्च तक के काउंट कर दिए। ऑल दो बाद में समझाऊंगा तो बच्चा अपनी गलती 1 मिनट में रियलाइज कर लेगा, हाँ भाई हो गया। वहां आफतबाजी में ऐसा हो जाता है, मान लो अगर मैं यहाँ लिख देता कि उसकी डेथ 1 जनवरी हुई, तो बेटे 100 में से 5 बच्चे ऐसा जरूर करते, वो जनवरी से लेके मार्च तक के 3 महीने लिख देते यहाँ पे फटाफट में। ये भूल जाते हैं हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं। हम कैलकुलेट ये नहीं कर रहे कि उसके मरने के बाद कितने महीने बचे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसने मरने से पहले कितने महीने काम करा। हमें डेट इधर की चाहिए, उधर की नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात। तो ये प्रिकॉशन रखना थोड़ी सी बस। तो भाई अप्रैल से दिसंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो भाई उसने 9 महीने काम करा, और 9 महीने काम करने के बाद उसकी डेथ हो गई। पढ़ गया क्वेश्चन आगे। अब आगे देखो, आगे कह रहा है एंड द नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 11 करा रहा हूं ना मैं, इसमें कुछ नहीं करना था, ये गलत उठा लिया मैंने गलती से क्वेश्चन। इसमें तो बेटे उसने निकाल कर दे रखा है सब। ये ये क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही इसे प्रैक्टिस क्वेश्चन मान के कर दो बस। अब पढ़ो जरा। एंड द नेट प्रॉफिट वॉज डिटरमाइंड एट ₹6 लाख। बेटे नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए में से आप उसे अपना शेयर दे दोगे बस। अच्छा इसमें टाइम पीरियड भी नहीं निकालना हमें, कुछ कुछ भी ये भी नहीं करना था हमें। भाई उसने मुझे 9 महीने का प्रॉफिट खुद दे रखा है। कितना दे रखा है? 6 लाख। तो बस आपको क्या करना था, 6 लाख में से उसका शेयर निकालो। उसका शेयर कितना है? 1/3। 6 लाख इंटू 1/3, 2 लाख। सही है जी। कर लो, चलो निपट गया एक क्वेश्चन, वैसे कराना नहीं था मुझे क्वेश्चन। कर लो आप इसे, ये होमवर्क में देता मैं, इसमें तो निकाला ही हुआ था सब कुछ, कुछ करना नहीं था हमें। मैं बता रहा हूँ भी मैं कैसा क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ। ऊपर की बेटे हेडिंग काट देना याद से, जो क्वेश्चन 11 के बराबर में मैंने लिख दी थी।
चलिए बेटा एक एग्जांपल नोट करो, एक एग्जांपल नोट करो। किसी दिन होलसेल रेट में बिटेंगे दो बच्चे मुझसे, दो। एक एग्जांपल नोट करो, और यहाँ पिटने का मतलब है सिर्फ घर का टिकट कटता है सीधा। हाँ, एग्जांपल लिखो और आगे हेडिंग डालो, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। ठीक, अब सुनिएगा, आराम से एग्जांपल लिख लीजिए। A, B and C are partners. Their profit sharing ratio is 3:1. B died on June 30, 2021. Turnover from April 1, 2021 to June 30, 2021 was rupees 1 lakh. Sales for the previous year 2020-21 was rupees 10 lakh, and the profit for the previous year was rupees 1 lakh. Calculate share of deceased partner profit. कभी कभी बेटे ऐसे ही पूछता था, कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ P&L सस्पेंस। आराम से नोट कर लीजिए आप, है बहुत आसान। ये चीजें थोड़ी सी अलग हैं, बस टफ नहीं है। On the basis of turnover, A, B, C आर पार्टनर्स, देयर PSR इज 3:1। बी की डेथ हो गई 30 जून को। टर्नओवर फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक 1 लाख रुपए दी। बेटे टर्नओवर का मतलब होता है सेल, और सेल फॉर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल हमें 10 लाख की हमने सेल करी और पिछले साल हमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। कैलकुलेट करो शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर्स प्रॉफिट। सही है। अब बेटे एक बात समझना, हमें इस क्वेश्चन में 3 बातें बता रखी हैं, बस इतना आसान पॉइंट है कि मुझे इस टाइम बताने में आपको लगेगा थोड़ी देर के लिए कि कुछ बड़ी बात बतानी है, मुझे है कुछ भी नहीं। हमें यहाँ पर 3 चीजें दिखाई दे रही हैं। पहली चीज, डेथ होने से पहले कहां से कहां तक, अप्रैल से जून तक हमारी 1 लाख रुपए की सेल हो चुकी। 1 लाख की सेल। बेटा समझना, हमें अपना असली प्रॉफिट तो हो सकता है ना पता हो, लेकिन भाई असली सेल तो पता होती है सबको, क्योंकि सेल तो डेली बेसिस पर काउंट होती है। तो यानी कि इस टाइम पर जो 3 महीने उसने काम करे, हमें 3 महीने की सेल पता थी कि 3 लाख 1 लाख रुपए की सेल हुई है। साथ ही क्वेश्चन ने हमें पिछले साल की सेल और पिछले साल का प्रॉफिट भी दे दिया। सही है। अब एक बात बताओ, क्या आप प्रॉफिट की परसेंटेज काउंट नहीं कर सकते? क्या आप ये निकाल सकते हो कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? भाई पिछले साल प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल मल्टीप्लाई बाय 100, 1 lakh अपॉन 10 lakh मल्टीप्लाई बाय 100
कितना आ गया 10%। यानी कि हमें पिछले साल 10% का प्रॉफिट हुआ था, तो हम मान कर चल लेते हैं हमें इस बार भी 10% का प्रॉफिट होगा। और ये बताओ इस बार हमारी सेल कितनी है, तो फिर सेल का 10% कितना हुआ प्रॉफिट। तो बेटे वर्किंग पीरियड प्रॉफिट, भाई इस बार हमने 1 लाख की सेल करी और 10%, 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। भाई 3 महीने की सेल हो चुकी, उस पर हमें लगभग लगभग 10% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। यानी कि हमारी फर्म को 3 महीने में 10,000 का प्रॉफिट होगा। अब भाई अगर 10,000 का प्रॉफिट पूरी फर्म को होगा तो सारा प्रॉफिट उठा के उसे थोड़ी दे दोगे। तो ये बताओ बी का शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा, बी का शेयर होगा 10,000 इंटू 2/6, कितना आया 3,333। समझ में आ गई बात, समझ में आती है बात। पेपर में कई बार बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, यहां पर तो हमने एक बार को परसेंटेज खुद निकाली भी है, वहां तो परसेंटेज भी हमें निकाल के दी होती है। तो बस करना क्या है, इस बार की सेल की मल्टीप्लाई कर दो प्रॉफिट की परसेंटेज से, प्रॉफिट आ गया, और प्रॉफिट में उसके प्रॉफिट शेयर की मल्टीप्लाई कर दो। अब इसकी गलती बताता हूँ, गलती क्या करते हैं बच्चे। पहले ये बताओ इस क्वेश्चन के अंदर 3 महीने का जो वर्किंग पीरियड था उसका कोई रोल है नहीं, क्यों। भैया बताओ सेल कितने महीने की दे रखी है, सेल कितने महीने की दे रखी है, सेल अपने आप ही कितने महीने की दे रखी है, तो प्रॉफिट भी अपने आप कितने महीने का आएगा। तो इसमें 3 महीने जो उसका वर्किंग पीरियड है उसका कोई रोल नहीं होता। ठीक, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहां तक पहुंचते हैं 10,000 तक, और फिर वही जो उन्हें याद होता है कि 10,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नहीं भाई ये नहीं करना होता। आप ये बताओ 1 लाख रुपए सेल कितने महीने की है, 3 महीने की, तो उससे जो प्रॉफिट आया वो भी अपने आप कितने महीने का आ रहा है। यानी कि ये जो प्रॉफिट आ रहा है अपने आप ही 3 महीने का निकल कर आता है। सही है। अब ये बता दो कुछ ओवर इंटेलिजेंट बच्चे क्या करेंगे, वो भी सही है गलत नहीं है। ओवर इंटेलिजेंट बच्चे क्या करते हैं, बहुत आसान काम करते हैं। कह रहे पिछले साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, कितने का प्रॉफिट हुआ था, कितने की सेल थी। अगर 10 लाख पे 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो 1 लाख की सेल पर कितने का निकाल लेंगे। 10 लाख पे 1 लाख का प्रॉफिट तो 1 लाख की सेल पर कितने का, और उसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। तो अपने आप जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट अपने आप निकल कर आ गया। कुछ करिश्मा थोड़ी हो रहा है, वो जादू थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। 10 लाख का प्रॉफिट था, 10 लाख की सेल थी, 1 लाख का प्रॉफिट, तो 1 लाख की सेल पर कितने का प्रॉफिट निकल कर आ गया। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे उसका रेशियो था कितना 2/6। सही, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 10,000 रुपए निकल कर आएगा, और 10,000 में से उसका शेयर दे दो उसे। सही है जी, तो ये भी एक तरीका है। लेकिन अगर बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आया और आपने ये तरीका लगा दिया तो आपके स्टेप वाइज मार्किंग में नंबर कटेंगे 100%, क्योंकि वहां पर परसेंटेज निकालने का 1 नंबर होगा अलग से ही, और आपने परसेंटेज निकाली नहीं, आपने ऐसे ही कर दिया, आंसर सही आएगा बिल्कुल। ठीक है जी, पहले बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई। हाँ सर बताएं। हाँ बेटा ये पढ़ो ना ध्यान से क्या लिखा है, टर्नओवर फ्रॉम 1 अप्रैल से 30 जून, उसकी डेथ होने से पहले की सेल भी दे रखी है, पिछले साल की सेल भी दे रखी है, पिछले साल का प्रॉफिट भी दे रखा है, पिछले साल की सेल पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पर परसेंटेज निकाली, परसेंटेज इस साल की सेल पर लगा दी। ठीक है भाई साहब, समझ में आ गई बात यहां तक की। अब एक काम करो बेटे, क्वेश्चन नंबर होमवर्क में लिख लो 10 से लेकर 22 तक, 10 to 22, 3-4 मैंने करा दिए, बाकी सब आपके हैं। बेटे ये एक एक दो दो नंबर वाले क्वेश्चन है, छोटी छोटी कैलकुलेशन वाले, बड़े क्वेश्चन नहीं है। कल हम इसकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे 10 से 22 के बीच में जो भी आएंगे। ठीक है जी। अच्छा वैसे अभी तक मान कर चलो कल की छुट्टी, अगर बुलाना होगा तो मैसेज कर दूंगा। ठीक है जी।
ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफी है।